अंतिम संस्कार होते ही सब घर वापस आ गए। चिता का पूरी तरह जलने का इंतज़ार भी नहीं किया। मैं अपनी ही चिता के चारों ओर चक्कर काटते हुए खुद के शरीर को आग के धधकते शोलों में जलते हुए देख रहा था। वो शरीर जो कुछ घंटे पहले सांसों की डोर से बंधा हुआ था, उस बंधन के टूटते ही वो बेकार हो गया, किसी के काम का नहीं रहा। लाद फांद कर घाट किनारे लाकर झोंक दिया गया। आग की निर्मम लपटों में शरीर को स्पर्श करते ही लपटें इस तरह धधकी जैसे उन्हें कोई खुराक मिल गई हो, और मैं बेबस होकर देखता रह गया। मैं ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, अपने शरीर के पास जाना चाहता था, पर आग की लपटों ने पास ही नहीं आने दिया। कोई मेरी बेबसी को समझ नहीं पा रहा था और ना ही मेरी चीखें सुन पा रहा था। सब व्यस्त थे अपनी अपनी ज़िंदगी में। कोई अपने बिजनेस के लेकर बात कर रहा था तो कोई अपनी नौकरी के बारे में, और तो और मेरे खुद के घर वाले रिश्तेदार सबको जल्दी थी अपने घर पहुंचने की। उनको कथित तौर पर अपना फ़र्ज़ निभा दिया था। कुछ ही देर में वो सब मुझे यूं चीखता छोड़कर चले गए और मैं चीखता रहा। मरने के बाद भी दर्द महसूस कर रहा था। मैं जल रहा था। मैं भी उनके पीछे पीछे अपने घर पहुंच गया। सोचा, जाता हूँ आखिरी बार अपने घर को देखाता हूँ, शायद वहाँ जाकर अपनों के बीच में दर्द से कुछ राहत महसूस कर सकूँ। बरामदे से पार होता हुआ मैं अपने बड़े से बैठक में पहुँचा, जहाँ मेरी एक तस्वीर खूबसूरत से फ्रेम में मढ़कर मेज पर रखी हुई थी और गुलाब के ताज़े फूलों से सजाया गया था। एक ताज़े गुलाबों की माला मेरी तस्वीर पर चढ़ी हुई थी। बगल में ही मेरी खाली कुर्सी रखी थी, जिस पर मैं अक्सर शाम को बैठकर चाय पिया करता था। पास में ही मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरी पत्नी बैठी हुई थी। मेरी पत्नी के आंसू शायद अब तक सूख चुके थे। वो बैठे बैठे आंचल को मुंह में दबाए सुबक रही थी। मेरी बेटी भी अपने पति के साथ आई हुई थी। बैठक के एक कोने में वो भी बैठे हुए थे। अभी भी कुछ रिश्तेदार मेरे घर के बरामदे में मौजूद थे, जिनकी चर्चा का विषय मेरी मौत से ज़्यादा मेरी जायदाद और मिल्कियत थी। मैंने चारों ओर नज़र दौड़ाई, कुछ भी नया सा नहीं लगा। सब कुछ वैसे ही था। सिर्फ मैं ही नहीं था, या फिर ये कहो मेरा शरीर नहीं था। बरामदे से चलकर वापस बैठक में पहुंचा, जहां पर मेरी तस्वीर रखी हुई थी और मेरे घर के अपने लोग वहीं बैठे थे। कुछ रो रहे थे, कुछ सुबक रहे थे और कुछ शायद रोने का नाटक कर रहे थे। पापा की अस्थियां लेने तुम सुबह जाओगे ना? मेरी पत्नी ने बेटे से पूछा। हाँ, सुबह जाऊंगा और वहीं नदी में विसर्जित कर दूंगा, बेटे ने जवाब दिया। पर बेटा, तुम्हारे पापा की आखिरी इच्छा थी कि उनकी अस्थियों को संगम में विसर्जित किया जाए। मेरी पत्नी ने उसे याद दिलाते हुए कहा। अरे मम्मी, पापा की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है? पापा तो अब रहे नहीं, फिर उनके लिए इतना खर्च और इतना टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? मेरे बेटे ने सीधा सा जवाब दिया। हाँ मम्मी, भैया सही तो कह रहे हैं। संगम यहाँ तो है नहीं, लगभग 2 दिन का टाइम और वहाँ आने जाने ठहरने का भी फिजूल खर्च होगा, और भी तो कई काम हैं यहाँ। सब विसर्जन चाहे यहाँ किया जाए या संगम में, क्या फ़र्क पड़ता है? यह मेरी बेटी थी, बोल रही थी। हाँ सासू माँ, ये सही कह रही हैं। बेवजह इस सब की ज़रूरत नहीं है। विसर्जन यही नदी में ही करवा देते हैं। आखिर है तो वो भी पवित्र नदी ना। मेरी बेटी की हाँ में हाँ उसके पति ने मिलाई। ठीक है, जैसा तुम लोगों को सही लगे, पर पापा की इच्छा, मेरी पत्नी ने उदास मन से जवाब दिया। वो सब आप हम पर छोड़ दीजिए, बेटे ने मेरी पत्नी को समझाते हुए कहा। मैं अभी भी बड़े आश्चर्य से उन सब की बातें सुन रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह मेरे अपने ही थे, जिनके लिए मैं सारी उम्र मर मर के जीता रहा हूँ। अपने खून पसीने की कमाई से उनके लिए बड़ा अंपायर खड़ा किया, और आज मेरी अंतिम इच्छा पूरी करने को टाइम वेस्ट और फिजूल खर्च समझ रहे हैं। मैं मन ही मन रो पड़ा, बस उनकी बातें सुनता रहा। और मम्मी, वैसे भी कल से मुझे पापा की जगह पर ऑफिस देखना है। इतने बड़े बिजनेस को संभालने के लिए मुझे वक्त चाहिए। अब इन सब फालतू के कामों में लग जाऊंगा तो बाकी काम कैसे होंगे? आप तो जानती हैं, पापा के ना रहने के बाद बहुत बोझ मेरे ऊपर आ जाएगा।
बेटे ने अपनी बात पूरी की। भाई के साथ तो मैं भी ऑफिस जाऊंगी। भाई अकेले कैसे संभाल पाएगा? आखिर मेरा भी फर्ज बनता है, मैं भी अपने पापा की पढ़ी लिखी बेटी हूँ। बेटी ने अपनत्व से कहा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना इनके साथ में। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, एमबीए क्या है, मैं भी इनके साथ संभाल लूँगी। अब तक खामोश बैठी। मेरे बेटे की पत्नी ने मेरी बेटी को जवाब देते हुए कहा, तो क्या हुआ? आखिर मेरा भी तो हक है पापा की प्रॉपर्टी में, मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए। क्या सब कुछ भैया का ही है? मेरी बेटी ने तेज स्वर में जवाब दिया। ऐसा मैंने कब कहा कि आपका हिस्सा नहीं है इसमें? सही समय पर आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। अभी पूरे बिजनेस को इन्हें संभालना चाहिए, बेटे की पत्नी ने तुनकते हुए कहा। अरे वाह, ऐसे कैसे? बिजनेस हम दोनों मिलकर संभालेंगे, वरना आज के आज मेरा हिस्सा मुझे दे दो। मैं कैसे इन पर भरोसा कर लूँ? कुछ गड़बड़ कर दी तो? मेरी बेटी ने बिल्कुल लड़ने के अंदाज में जवाब दिया। चुप करो तुम लोग। अभी उन्हें गए हुए कुछ घंटे भी नहीं बीते और तुम लोग उनके बिजनेस, उनकी प्रॉपर्टी के हिस्से करने लगे, जैसे कि तुम उनके अपने नहीं पराए हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मेरी पत्नी ने लगभग चीखते हुए मेरे बच्चों से कहा। पत्नी की तेज आवाज़ सुनकर कुछ देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया, मगर सन्नाटा तो पल भर का ही था। एक आवाज़ ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। नहीं मम्मी जी, फैसला आज हो जाना चाहिए, और अभी अभी भी रिश्तेदार बने हुए हैं, उनके सामने ही सब कुछ बराबर बराबर बढ़ जाना चाहिए। ये मेरी बेटी की आवाज़ थी। इसे कैसे बराबर का हिस्सा चाहिए? तुम्हारी शादी हो गई है और पापा ने तुम्हारी शादी में बहुत सारा दहेज दिया था, अब तुम्हें थोड़ा सा हिस्सा मिलेगा, समझी तुम? बेटे ने बेटी को डांटते हुए कहा। अगर पापा ने मुझे दहेज दिया था तो तुम्हारी पढ़ाई में भी बहुत खर्च किया था, उसका भी तो हिसाब होना चाहिए। मैं भी बाप की बेटी हूँ, मेरा भी बराबर का हक है, जो तुमको देना ही होगा। अभी प्यार से मांग रही हूँ, दे दो, वरना मैं कोर्ट तक पहुँच जाऊँगी। पढ़ी लिखी हूँ, किसी से डरती नहीं हूँ, बेटी ने पलटकर जवाब दिया। कोर्ट की धमकी मत देना, वह हमारा बड़प्पन है कि हम तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहते हैं, वरना जाओ, जो करना हो कर लो, हम कुछ नहीं देंगे। मेरे बेटे की पत्नी ने उसी तेजी से मेरी बेटी को जवाब देते हुए तंज कसा। अरे भाभी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? इस तरह कोई बड़ों को जवाब देता है? और सही तो कह रही हैं, ये हिस्सा बराबर ही लगना चाहिए। ये भी पापा जी की इकलौती बेटी हैं, और दहेज दहेज तो एक प्रथा है जो हर कोई अपने बेटी के लिए निभाता है। इसमें कौन सी नई बात है? आप भी तो जब आई थी तो दहेज लाई थी, वह तो आपके पापा जी का फर्ज था। उस चीज़ को आप बंटवारे से मत जोड़िए। इसको इसका हक मिलना चाहिए प्यार से, वरना कानून से ले लेंगे। बेटी के पति ने अपनी पत्नी का साथ देते हुए कहा। देखिए भाई साहब, हिस्सा तो हम अपनी मर्जी से ही देंगे, वरना जाइए और मुकदमा दायर कीजिए, कोर्ट में हम देख लेंगे। अभी के अभी आप लोग यहाँ से निकलें, अब फैसला कोर्ट में ही होगा। मेरे बेटे ने मेरी पत्नी के पति से तल्ख आवाज़ में जवाब देते हुए कहा। ठीक है, अब कोर्ट में मिलेंगे, चलो जी। अब इस घर का पानी भी मर जाने के बराबर है, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं ठहरूंगी। अब सीधे कोर्ट में इनसे मिलते हैं, मैं अपना हिस्सा लेकर रहूँगी, देखती हूँ कैसे नहीं देते। मेरी बेटी ने अपने पति को उठाते हुए गुस्से में जवाब दिया। अरे सब क्या हो रहा है? क्या हो गया है तुमको? आपस में लड़े जा रहे हो? सब तुम लोगों का ही तो है, कम से कम आज के दिन तो चुप हो जाओ। जो भी फैसला करना है बाद में कर लेंगे। रिश्तेदार भी घर पर मौजूद है, क्या सोचते होंगे? मेरी पत्नी ने दोबारा उन्हें चुप कराने की कोशिश की, पर उसकी कोशिश खोखली नज़र आ रही थी, जिसे मैं बहुत आसानी से भांप सकता था। नहीं मम्मी, अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। अब उसी दिन इस घर में कदम रखूंगी जब अपना हक इससे छीन लूंगी। चलो जी। मेरी बेटी ने लगभग चीखते हुए मेरे बेटे को घूरकर अपनी माँ को जवाब दिया और तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। उसका पिछलग्गू पति भी उसके पीछे पीछे निकल गया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, जिसे मेरी पत्नी की सिसकियां तोड़ने का प्रयास कर रही थी।
बेटा और उसकी पत्नी भी अपने कमरे के अंदर जा चुके थे। कमरे के अंदर का शोर सुनकर बचे खुचे रिश्तेदार भी अपने और घर के लिए एक चटपटी मसालेदार खबर लेकर मज़े लेते अपने घरों को रवाना हो गए। अब मेरे उस बड़े बेटे से, घर के बड़े से बैठक में मेरी पत्नी के सिवा कोई न था। मैं लाचार निगाहों से उसे निहारता रहा, उसके मन की पीड़ा को समझने की कोशिश करता रहा। उसे बाहों में लेकर ढांढस बंधाने का बहुत दिल कर रहा था, पर कुछ लम्हे बाद उसने मेरी तस्वीर पर एक नज़र मारते हुए एक लंबी सांस ली और उठ खड़ी हुई। पलकों के कोरों में अटकी आंसुओं की बूंदों को आंचल से पोंछती हुई धीमे कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। अब उस बैठक में सिर्फ मेरी फूलों सजी तस्वीर, वो कुर्सी बची और शायद मैं भी, बेबस, लाचार, असहाय, उस दर्द के साथ जो अब हद से गुजर गया था। घाट किनारे मेरे शरीर को जलाकर भस्म कर देने के प्रयासों में लगी चिता की आग की धधकती लपटों की जलन से ज़्यादा पीड़ा से अब गुजर रहा था। मेरे साथ उस चिता में मेरा विश्वास, मेरा वहम, मेरे अपने, मेरे सपने सब जलकर राख हुए जा रहे थे। और सच में अब मरा था मैं। चिता अब भी सुलग रही थी, उसकी जलन अब कुछ भी नहीं थी।